हे गाइस, दिस इज बॉय मुंतजर और आज वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है इंडिया वर्सेस चाइना। हम इस टॉपिक को लेकर यार बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और हमारी ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है मीडिया से। कोई बॉर्डर इशू होता है, हम सब सोचते हैं यार कि अरे यार ये चीज अच्छी नहीं हुई, हम अपने घर से बैठ के कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। आज की वीडियो के बाद यार आपको काफी सारे फैक्ट्स बताए जाएंगे, इसमें एक लास्ट में कंक्लूजन बताया जाएगा कि आप अपने घर में बैठे बैठे क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो। और यहां पे मैं सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अगले 10 से 15 से 20 साल में कौन से ऐसे वो सेक्टर हैं जहां पे जॉब बढ़ने वाली है। आज से 20, 30, 40 साल बाद इंडिया और चाइना में क्या वो रिलेशन रहने वाले हैं, कितना अंतर आने वाला है, कौन इनमें से ऊपर जाएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। मेरी यार हम्बल रिक्वेस्ट है यार, स्पेशली अगर आप टीनेजर हैं, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारी ऑटोमेशन की वजह से जॉब सेक्टर में क्या फर्क पड़ेगा। साथ में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें, क्योंकि हमारे जो फैक्ट्स होंगे यार कुछ फेवरेबल होंगे हमारे नेशन के लिए, कुछ हो सकता है उतने फेवरेबल ना हो। मैं नहीं चाहता आप एक रॉन्ग मैसेज लेके जाए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। किसी भी यार हम नेशन की जब बात करते हैं, जब वो आजाद होता है तो सबसे पहले यार वो एग्रीकल्चर में आता है। 3 सेक्टर होते हैं यार हमारा, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो जैसे ही हम आजाद हुए, चाहे हम यूएस की बात करें, चाइना की बात करें या इंडिया की बात करें, सब लोग ज्यादातर खेती में होते हैं। पर क्या है कि खेती की यार एक लिमिटेशन है। आप अगर ये मेरा एक खेत है ये कमरे जितना, तो इसमें से कितनी मैं इनकम अपनी ला सकता हूं, वो यार एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। आप खाद वाद भी सब डाल दोगे तो एक पॉइंट से ऊपर मैं अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकता। तो लोग क्या करते हैं, देश अपना मार्केट ओपन कर देता है बाकी सारी बड़ी कंपनीज के लिए। हम बोलते हैं कि यार हमारे यहां तो चीप लेबर है और चीप लैंड है, तो क्या है कि हम आपकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से कर सकते हैं। इस दौरान एग्रीकल्चर से यहां पे शिफ्ट जब होते हैं, थोड़ी सी यार एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस हो गई होती है और बेसिक स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ सके। धीरे धीरे से ज्यादातर जो ट्रैफिक, जो भीड़ है, वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आने की कोशिश करता है। एक बार आने के बाद हम चीप लेबर और उसका एडवांटेज लेते हैं। पर होता क्या यार, धीरे धीरे इन लेबर्स की भी इनकम बढ़ती है, इन लेबर्स की भी इनकम बढ़ती है और ऐसी एक स्टेज आती है जहां पे वो सस्ता लेबर एक एडवांटेज नहीं रहता। और जब भी एक देश उस स्थिति में पहुंचता है तब यार उसे एक स्टेप लेना पड़ता है और वो स्टेप होता है इनोवेशन का। कि यार अब बाकी नेशंस तो आपके अंदर उतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट आपको अपने हिसाब से इनोवेट करना पड़ेगा। जो इनोवेशन कर पाता है यार वो बंदा सक्सीड होता है और वो फिर हाई इनकम नेशंस के अंदर आता है। भैया क्या हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ग्लोबली कहां स्टैंड करते हैं। और ये चीज यार 2 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला कि उस देश का जो एवरेज पर्सन है उसकी कंजम्पशन की कैपेसिटी क्या है, मतलब उसकी इनकम कितनी है, वो कितनी चीजें खरीद सकता है, राइट। तो यहां पे यार हमने आगे एक मैप बना रखा है और मैप में आप देख सकते हो डार्क कलर रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, उतनी ज्यादा इनकम, और जितना लाइट कलर है उतनी कम इनकम है उस नेशन की। आप देख सकते हो यूएसए का एकदम डार्क कलर है, ऑस्ट्रेलिया का एकदम डार्क कलर है, राइट। अगर यहीं पे आप इंडिया और चाइना को देखोगे तो आप देखोगे इंडिया का लाइट कलर है, चाइना का डार्क कलर है। वो ऐसा इसलिए है यार क्योंकि यूएसए की एवरेज पर पर्सन इकोनॉमी इनकम जो आती है वो अराउंड यार $50,000 से भी ऊपर है, ठीक है। चाइना की अगर हम बात करें तो वो करीबन आती है यार $9,000 और इंडिया की अगर हम बात करें तो वो आती है $2,000 पर ईयर। एक मैसिव डिफरेंस है यार। ग्लोबली सारी कंट्रीज को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है कि जिनकी भी $12,000 से ऊपर की इनकम है वो हाई इनकम नेशंस हैं, ये हमारे मिडिल इनकम नेशंस हो गए, और इससे नीचे वाले हमारे लो इनकम नेशंस हैं। अब इंडिया चाइना दोनों की हम बात करें यार तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से इस तरफ आ गए हैं। एंड इनफैक्ट स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो हम मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा सर्विस सेक्टर में हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है यार, वो सेक्टर जहां पे आप चाहे रिसेप्शन में हो गए, ठीक है, चाहे आप रिसेप्शन में काम कर रहे हो, चाहे आप बैंक में काम कर रहे हो, चाहे आप एज अ IT इंजीनियर काम कर रहे हो, चाहे आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो, चाहे आप एज अ लॉयर काम कर रहे हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपने कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है, और हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, राइट। अब होता क्या है यार, किसी भी नेशन को अगर यहां से यहां शिफ्ट होना है, ये शिफ्ट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये तभी हो पाता है अगर आप इनोवेशन लेके आते हो, जब आप के देश के लोग खुद कंपनियां क्रिएट करनी स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहां पे बात करते हैं यार कि अभी तो हमें पता है हमारे और इंडिया, चाइना और इंडिया के बीच में कितने क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। पहले कुछ फैक्ट्स यार आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूंगा। चाइना और इंडिया की लगभग अब पॉपुलेशन सेम है, ठीक है, और 2024 तक हमारी पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा भी हो जाएगी। लगभग आप आज के दिन सेम बोल सकते हो, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और अगर हम एरिया की बात करें तो यार उनका एरिया हमसे लगभग 3 गुना ज्यादा है। मतलब इस कमरे में
अगर एक चाइनीज आदमी रहता है तो उसी एरिया में लगभग 3 इंडियन रहते हैं। हमारी डेंसिटी उनसे लगभग 3 गुना ज्यादा है। अब मैंने कहा जो सेकंड फैक्टर जो डिसाइड करता है कि एक नेशन कितना अच्छा है, आप बोलेंगे यार मैंने सुना इंडिया इज अ राइजिंग सुपर पावर, तो अगर हम इतने लो आते हैं $2000, आपको यार रैंकिंग बता देता हूं ये ग्लोबली कहां स्टैंड करता है। ये रैंक है 134, ग्लोबली 134। फिर हमें सुपर पावर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस छोटे नंबर को भी जब हम इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्ट्रांग इकोनॉमी निकल के आती है। टॉप 20 इकोनॉमीज में यार हमारा नाम आता है। नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट जिसकी नॉमिनल जीडीपी है $21 ट्रिलियन। सेकंड पे आता है चाइना जिसकी है $14 ट्रिलियन। हम कहां पे आते हैं भैया? हम आते हैं 5वें नंबर पे, $3 ट्रिलियन हमारी नॉमिनल जीडीपी है। ओके भैया, आपने इनोवेशन की बात करी, तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो हमारा मेक इन इंडिया है या डिजिटल इंडिया है उसका मेन आइडिया था इनोवेशन? मैंने कहा हां। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले समय में कौन सा नेशन ज्यादा इनोवेट करेगा वो डिसाइड करेगा कि आज से 10, 20, 30 सालों में कौन ज्यादा आगे बढ़ने वाला है? मैंने कहा जी हां। तो हम देखते हैं इंडिया और चाइना को कंपेयर करने का थोड़ा देखते हैं तो यार यहां पे आपके साथ मैंने सामने एक रिसर्च शेयर करी है कि चाइना की जो मेजर कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज हैं, वो सारी की सारी स्टेट ओन्ड है। स्टेट ओन्ड मतलब यार वहां पे आपका कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट पार्टी है उधर। तो उधर की जो टॉप कंपनीज हैं उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक शेयर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट वहां पे डिसाइड करती है। अब स्टेट ओन्ड कंपनीज या फिर जैसे इंडिया के केस में प्राइवेट ओन्ड कंपनीज हैं, इनकी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होती हैं। अगर हम स्टेट ओन्ड कंपनीज की बात करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है यार? रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके हिसाब से बनती है। तो एक तरह से एक मार्केट में मोनोपोली मिल जाती है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके हिसाब से बनती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं बाकियों के ऊपर कि वो इस सेक्टर में आ सकते हैं या नहीं। एक आपका कैश फ्लो इजीली हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया, राइट। फिर सिमिलरली अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट कंपनीज की बात करें, तो उनका क्या होता है यार? वो कॉम्पिटेटिव बहुत होती है, कॉम्पिटेटिव बहुत होती है। तो उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कि यार जितनी आपकी इक्विटी है उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा रिटर्न लेके आते हैं। और यहां पे अगर मैं अगले पेज पे आपको दिखाऊं भी तो एक यहां पे आप देख सकते हैं रोल ऑफ चाइना स्टेट ओन्ड कंपनीज एक्सप्लेन्ड। यहां पे अब क्या कर रहे हैं ये ग्राफ अगर आप देखना चाहो तो इधर देखो, प्राइवेट कंपनीज जो हैं यार उनका बेटर रिटर्न ऑन एसेट रहा है एज कंपेयर टू स्टेट ओन्ड कंपनीज। और आज के दिन ये चीज चाइना भी जानता है। तो चाइना क्या कर रहा है? इस स्टेट ओन्ड में थोड़ा सा प्राइवेट का इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है। कैसे? कि यार आपका किसी भी कंपनी में है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि डिसीजंस लेते हैं। तो उनका मानना यह है कि क्यों ना ऐसा करें कि मेन कंट्रोल तो स्टेट का ही रहे, ठीक है। स्टेट डिसाइड करे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे। और वो क्या कर रहे हैं? अपनी कंपनी के, स्टेट ओन कंपनी के कुछ शेयर अब प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो इंट्रोड्यूस हो उस बोर्ड मेंबर्स में और एक बेटर कॉम्पिटेटिवनेस आए और उन्हें स्टेट का भी बेनिफिट हो और साथ में प्राइवेट सेक्टर की कॉम्पिटेटिवनेस भी मिले, राइट। पर आप इसमें से काफी लोग बोल सकते हैं अरे भैया हम तो पहले से प्राइवेट है, मतलब आने वाले टाइम में हमारा इनोवेशन ज्यादा अच्छा होने वाला है। मैंने कहा यार इस चीज को थोड़ा और खोदना पड़ेगा इस हिसाब से कि इनोवेशन क्या मैं बोल सकता हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन या फिर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि कितने पेटेंट फाइल होते हैं एक साल में एक नेशन द्वारा। एंड मैंने कहा यार आप यहां पे देख के हैरान हो जाओगे, आप यहां पे देख के हैरान हो जाओगे। ये हमारे सामने एक ये है पेटेंट्स फाइल इन इंडिया वर्सेस चाइना 2017 की। अगर हम बात करें यार 2017 की बात करें तो लगभग चाइना ने 12 लाख पेटेंट फाइल किए। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो ये छोटा सा ब्लू है 14,000 पेटेंट सिर्फ। मैसिव डिफरेंस यार, इंडिया ने 14,000 पेटेंट फाइल किए हैं और चाइना ने 12 लाख। इससे तो यार ये फील आ रही है कि इनोवेशन तो यार ये ज्यादा कर रहे हैं, मतलब आने वाले समय में इनकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा तेज जाने वाली है। मैंने कहा ऐसा हो क्यों रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो जब यार बहुत ज्यादा अंदर कूदे तो 3 मेन रीजन मिले इसके। पहला है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझे हैं। दूसरा है इंटरनेट और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। और इन तीनों पॉइंट्स को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यार अगर हम यहां पे देखें तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस आर्टिकल को देखो, व्हाई चाइना इज प्रोड्यूसिंग मोर एंटरप्रेन्योर्स देन इंडिया। अगर आपने देखा हो तो यार ये आपने 3-4 कंपनी सुनी होंगी। टेंसेंट, अगर पबजी खेलते हो तो ये नाम सबसे पहले आपने देखा होगा। अलीबाबा, शॉमी, राइट। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 3-4 साल के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं।
ऐसी ग्रोथ के साथ ऊपर बढ़े हैं। ऐसा क्यों हो पाया यार? हम इंडिया के अंदर सेम चीज क्यों नहीं कर पाए? इसके अंदर जब मैंने और डाइव करी तो हमें पता चला यार कि इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं वो काफी कम थे। यहां पे मैं आपसे चाहूंगा आप इस लाइन को पढ़ें कि 2016 तक चाइना के अंदर 71% इंडियन यूजर्स थे, वहीं पे इंडिया के अंदर सिर्फ 21% इंडियन यूजर्स थे। लगभग पॉपुलेशन यार अब हमारी सेम हो गई है, ध्यान रखें। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार वहां पे इंटरनेट यूजर्स ज्यादा हैं? और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की यार अगर आज बात करो, गली गली में एंटरप्रेन्योर इसलिए आ रहा है यार क्योंकि आज उतना कैश कैपिटल नहीं चाहिए। आप इंटरनेट यूज कर सकते हो अपनी चीज लोगों तक पहुंचाने के लिए। जितने ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट होता है उतने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एज वेल एज उतना बड़ा आपको मार्केट भी मिलता है अपनी चीज सेल करने के लिए। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि चाइना को 2016 में ये एडवांटेज मिला। अब आप बोलोगे भैया हमें मिलेगा ये एडवांटेज? मैंने कहा हाँ। आपको याद है डिमोनेटाइजेशन से यार ब्लैक मनी गया नहीं गया ये मुझे नहीं पता, बट एक चीज जरूर हुई और वो ये कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो फोर्स हुई डिजिटल इकोनॉमी की तरफ। उन्हें जबरदस्ती यार मोबाइल में लाना पड़ा और साथ ही में उसी समय जियो भी आया और सभी लोगों के पास इंटरनेट आया। और यहां पे मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर आप 2016 में देखोगे यार, ये इंडिया के फैक्ट्स हैं, तो लगभग 295 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, लगभग 29 करोड़। 2017 में ये 437 हो गया। ये जंप देख रहे हैं हम बड़ा सा। और अगर हम आज 2020 की बात करें, लगभग डबल इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं, अराउंड 56 करोड़। और अगर हम आगे के प्रोजेक्शन देखें 2023 तक, तो हमारी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है। वहीं पे अगर आप चाइना का देखोगे तो उधर एक सैचुरेशन आ चुका है और उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। उनका 2017 में ऑलरेडी 76 करोड़ था और अब इतना ज्यादा ग्रोथ सैचुरेशन नहीं है। पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि हम 2017 के बाद भाग रहे हैं क्योंकि हमें इंटरनेट का बेनिफिट मिल गया है, दौड़ रहे हैं हम। भैया और समझाओ, कुछ अच्छे से समझाओ। मैंने कहा ठीक है। ये यार कुछ डेमोग्राफिक्स है। इंटरनेट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं। बेसिकली डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है, छोटी क्लास में अगर आपने पढ़ा हो ज्योग्राफी के अंदर, कि एक नेशन के अंदर कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने वर्किंग फोर्स है, कितने एकदम इन्फेंट्स हैं। तो अगर आप यार यहाँ इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन देखोगे 1950 से, तो उनकी हमेशा हमसे पॉपुलेशन ज़्यादा रही है। ये 2019 में लगभग 1.37 बिलियन हम हैं इंडियंस, एंड चाइनीज़ हैं लगभग 1.43 बिलियन। 2050 तक हम होंगे 1.64 बिलियन, वो होंगे 1.4 बिलियन। उनकी अब कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और 2100 तक आप देखोगे यार, हम उनसे लगभग 3/2 टाइम्स ज़्यादा होंगे। हमारी पॉपुलेशन होगी 1.45 बिलियन और उनकी होगी 1.06 बिलियन। मतलब आने वाले समय में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा। भैया पॉपुलेशन से इतना क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा फ़र्क इसलिए पड़ता है, और आप में से काफ़ियों के दिमाग में ये भी आया होगा कि चाइना की पॉपुलेशन नीचे क्यों जा रही है। ये इसलिए जा रही है क्योंकि उन्होंने एक बार यार 1 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी कि कोई भी अगर पेरेंट है तो उनका एक बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन उधर बढ़ रही थी तो उन्होंने ये रूल निकाला था। कम्युनिस्ट पार्टी है तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो अगर यार यहाँ पे आप एक छोटा सा फैक्ट देखोगे, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये यार इधर एज है, राइट में ये जो है ये एज है। 25 से 64 की उम्र के बीच कितने लोग हैं, 1950 से 2100 तक कैसे ये चार्ट चेंज होने वाला है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अगर आप 2000 में देखेंगे, 2000 में, तो 2000 में वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है यार किसी भी नेशन के अंदर हम देखें तो 0 से 15 साल के बच्चे तो डिपेंडेंट होते हैं, उन पे तो पैसा खर्च करना पड़ता है। वहीं पे अगर हम 15 से आपका 65 के बीच का देखें तो इनको आप एक तरह से बोलते हो कि यार ये एक तरह से वर्किंग फोर्स हो गई, ठीक है। और 65 से बड़े वाले भी हैं यार, वो भी एक तरह से डिपेंडेंट है। अब आप बोलोगे मैं 18 साल का हूं भैया, मैं भी डिपेंडेंट हूं, वो एक जनरल एक लाइन बनाई जाती है। और यहाँ पे आप ग्राफ देखोगे वो भी 25 से 64 है। तो 2000 में अगर आप देखोगे यार, क्या मैं बोल सकता हूं, यही वो लोग हैं जो कि अर्न कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो कि अर्न कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो कि देश को ऊपर बढ़ाएंगे। तो मैंने कहा ओके, 2000 में लगभग 600 मिलियन लोग, 60 करोड़ लोग थे यार जो कि चाइना में वर्किंग फोर्स के अंदर थे। वहीं पे अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो ये नंबर बहुत कम था यार, सिर्फ 40 करोड़, सिर्फ 40 करोड़। आने वाले 30 सालों में अगर हम देखें 2050 तक हमारी ये वर्किंग फोर्स पीक पर आ जाएगी। देख सकते हो ये पीक पर आ रही है, ये हमारी यार 800 मिलियन को क्रॉस कर चुकी होगी। वहीं पे 2050 तक चाइना में अगर मैं देखूं तो यही चीज 600 मिलियन है। आज हमारे पास 20 करोड़ कम लोग हैं, आज से 30 साल में हमारे पास 20 करोड़ ज्यादा लोग होंगे जो कि काम कर रहे होंगे, जवान। तो ये होता है यार डेमोग्राफिक्स का फर्क। और साथ में आप देख रहे हो इंटरनेट का किस हिसाब से शिफ्ट आ रहा है, जिसकी वजह से, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यार आपका इनोवेशन के। अब मैंने कहा यार ये दो फैक्टर तो हैं,
बट मेरा मानना यह है कि सिर्फ इन दो फैक्टर से इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए था कि यार चाइना तो 1.2 मिलियन, एक तरह से 12 लाख पेटेंट कर रहा है और हम सिर्फ 14,000। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, राइट? तो मैंने कहा ओके। तीसरी चीज क्या है? मैंने कहा एजुकेशन। 10 जून को यार ये हमारी रिपोर्ट निकली है जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो रिपोर्ट ये है, नो इंडियन इंस्टीट्यूट अमंग द टॉप 100 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं आया। ये काफी यार रेप्यूटेटेड एक रैंकिंग निकल के आती है, अभी निकली है रिसेंटली। तो मैंने कहा ओके, शायद वर्ल्ड में नहीं आते होंगे, एशिया में तो पक्के आएंगे। तो मैंने कहा एशिया की भी इसी की रैंकिंग लिस्ट निकालते हैं। ये यार काफी ऑथराइज्ड है, आप यूं ना सोचिए कि रैंडम कुछ भी किसी ने भी रैंकिंग लिस्ट निकाल दी, इट्स वेरी ऑथेंटिक। तो एशिया में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आता है यार सिंगापुर का NUS, फिर दोबारा सिंगापुर का, फिर यार आप देखोगे तो 4th पे है चाइना, 5th पे चाइना, 6th पे चाइना, 7th पे चाइना। फिर हम नीचे आ रहे हैं, हमें इंडिया का कोई नहीं दिख रहा है यार। फिर दोबारा आपका चाइना आ गया है, अभी भी इंडिया नहीं आया। पहले पेज में इंडिया नहीं है, सेकंड पेज में हम आते हैं तो ये आपका फिर से चाइना, जापान, फिर से चाइना, और फाइनली हमारा IIT बॉम्बे आता है रैंक 34 पे। मैंने कहा और नीचे चलते हैं, फिर से चाइना, एंड फिर हमारा 43rd नंबर पे आता है IIT दिल्ली। भैया आप कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा यार अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें, राइट, और यहां पे हम है ना किसी मिनिस्ट्री को या फिर प्रोफेसर्स को या यूनिवर्सिटीज को ब्लेम गेम नहीं खेलने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि हम इस चीज से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। मैं यार NSUT का पढ़ा हुआ हूं, बहुत अच्छा एक सरकारी कॉलेज है। आपके चाहे NSUT हो, NITs हो, ऊपर की आप कुछ एक 3-4 IITs छोड़ दो, बाकी जितने भी हम कॉलेजेस ले ले यार, उनमें अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं प्रोफेसर की भी बात करूं तो अच्छे प्रोफेसर नहीं हैं। अगर एक कॉलेज में 10 प्रोफेसर हैं तो उनमें से सिर्फ 2-3 होते हैं जो कि उत्सुक होते हैं अपनी चीज पढ़ाने के लिए। बाकी जो 7 से 8 प्रोफेसर यार, उन्हें ना पढ़ाना है ना बच्चों को उनसे पढ़ना है। ये फैक्ट है। सरकारी कॉलेजेस के अंदर बच्चे इसलिए एडमिशन लेते हैं क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट अच्छी होती है और फीस कम होती है, पर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। सिमिलरली अगर मैं 2 कॉलेजेस के नाम लेना चाहूंगा यार प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसे कि एक है आपका बिट्स पिलानी एंड एक है आपका IIIT दिल्ली, स्पेशली IIIT दिल्ली। मैं चाहता हूं आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनके प्रोफेसर्स देखें। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें यार तो प्लेसमेंट लगभग वही है जो कि NSUT DTU में है, बट वहां के जो प्रोफेसर्स हैं वो सब वो हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज से। अब ऐसा प्रोफेसर जब यहां इंडिया में आता है और देखता है यार अरे यहां तो बेसिक चीजें दे ही नहीं रखी, तो वो अपग्रेड लेके आते हैं। वो कहते हैं अरे यार यहां पे ये चीज भी इंट्रोड्यूस करो, मैं बाहर से सीख के आया हूं। वहीं पे यार जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, मैं सभी प्रोफेसर्स को नहीं बोल रहा हूं यार, पर आप समझ रहे हो, आप अगर खुद कॉलेज के अंदर हो तो आप इसके गवाह हो कि यार 10 में से काफी मेजॉरिटी एक होती है जो कि इंटरेस्टेड नहीं होते। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जैसे आप सुन के हैरान हो गए, क्योंकि हम अपने समय में हैरान हुए थे। मैं ऐसे प्रोफेसर्स को जानता हूं जो कि अपने PhD का प्रोजेक्ट अपने BTech स्टूडेंट से करवाते हैं। अपने PhD का प्रोजेक्ट वो अपनी क्लास के BTech स्टूडेंट से करवाते हैं। ये यार यहां पे हो रहा है। हमारा 30 साल से 40 साल से सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। मैं इंजीनियरिंग करके आया हूं लास्ट साल, 30 साल पुरानी चीजें पढ़ के आ रहा हूं मैं। ये फैक्ट है। क्यों ना हम यार इनोवेशन कॉलेज के अंदर डालें? जो हमारा फाइनल ईयर होता है या 3rd ईयर होता है, ये कंपलसरी क्यों नहीं करते कि यार हर बंदे को स्टार्टअप में जाना है? काफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यार हम 40, उन 40 में से एक सब्जेक्ट ये नहीं हो सकता कि इस बंदे को इनोवेशन इज द सब्जेक्ट, कि अपना खुद कुछ बड़ा खड़ा करके दिखाओ। भैया फाइनेंशियल कैपिटल कहां से आएगी यार? आज के दिन नहीं चाहिए फाइनेंशियल कैपिटल। आपके पास ये है इंटरनेट, यहां पे आप बना सकते हो, बेच सकते हो। अगर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर बना सकता है, पर वो चीज तो हो। हमारा एक नॉर्मल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, जैसे यार कोई भी गच्चा दे सकता है टीचर्स को, राइट? मतलब मुझे ऐसे तक पता है, हमने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए कि काफी टीचर्स को तो पता ही नहीं था क्या बना दिया। वो सुनते थे अच्छा बना दिया, अच्छा तुम लोग ऐप भी बना लेते हो? उन्होंने कहा हाँ सर बना लेते हैं। अच्छा ये तो कंपनियां नहीं करती? नहीं सर, हम कंपनियों में हम ही जाएंगे सर 1 साल बाद, हम भी कर सकते हैं। अब आप यार 14, 15, 16, 17, 18 साल के एक बच्चे हो सकता है हम 22 साल के हों। हम वेट नहीं कर सकते यार कि कब हमारी यूनिवर्सिटीज इंप्रूव करेंगी, कब हमारा सिलेबस इंप्रूव होगा। हमें चीजें अपने हाथ में लेनी होंगी, राइट? तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो यार हमें खुद के अंदर की कमियां दिखानी पड़ेंगी। एक छोटा सा फैक्ट है जो शेयर करना चाहूंगा, जिसे देख के मेरा दिमाग खराब हो गया।
टिकटॉक एक ऐसी बीमारी है यार जो कि कोरोना से कम नहीं है, हमारे नेशन के अंदर है, प्रोडक्ट है चाइना का, सबसे ज्यादा सेल्स होती है इंडिया के अंदर, 46 करोड़ यूजर्स हैं, 46 करोड़। मेजॉरिटी ऑफ देम 41% ऑफ देम आर बिटवीन द एज ऑफ 16 से 24 साल के, टीनेजर्स हैं, यंग बच्चे हैं। ये है क्या एजुकेशन सिस्टम, पढ़ना है नहीं, इंटरनेट मिल गया चलो टिकटॉक देखते। ये एक इंटरनेट यार ब्रह्मास्त्र है, या तो इससे खुद को मार लो, नहीं तो किसी को आप फेंक के अपना गोल फोड़ सकते हो। यहां पे यार पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो देखें कि ये जो इन्होंने डिवाइस अपने बच्चों को दी है उससे क्या यूज हो रहा है। आप एक 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे को लाके एक फोन दे देते हो, उसके बाद तो सब चीजों की एक्सेस हो गई। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ना यहां पे कोई प्रोफेसर, ना यहां पे कोई स्कूल या सिस्टम या कॉलेज आके उस चीज को सुधार सकता है, आपको खुद देखनी पड़ेंगी वो चीजें। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं यार, और वो ये कि ऑटोमेशन आ रहा है। आप में से काफी लोगों के दिमाग में आएगा भैया ऑटोमेशन आ रहा है, आने वाले समय में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर कल को जॉब नहीं मिली तो ये तो एक श्राप हो जाएगा। मैंने कहा सुनो सुनो, हम ऑटोमेशन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेशन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक टाइम हुआ करता था यार, जब बैंक के अंदर आपको अगर कैश डालना है या निकालना है तो उधर एक बंदा बैठा होता था, आप उसे कैश देते थे या कैश उसी से निकालते थे, तो उसका मेन काम यही होता था। फिर एक जमाना आया जब एटीएम आ गए, जैसे ही एटीएम आए तो लोगों को लगा इनकी जॉब तो गई, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले मान लो कि बैंक 5 ऐसे बंदे बैठाता था, ठीक है, 5 ऐसे बंदे बैठाता था, अब उसने क्या करा, अरे 5 की जरूरत तो है ही नहीं, सब लोग एटीएम से ही निकाल लेते हैं, 4 बंदे काफी हैं। जो पैसा बचा उससे बैंक ने क्या किया, और बैंक बनाए और ब्रांचेस खोल दी, और ब्रांचेस खोल दी अलग अलग पास एरिया में, और वहां पे वो एक एक बंदा बैठा दिया, वहां पे एक एक बंदा बैठा दिया। अब इस मनुष्य का काम सिर्फ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं था, साथ में इसका जॉब रोल बदल गया। जॉब रोल कैसे बदला कि अब ये यूं भी बताते थे कि जनाब क्रेडिट कार्ड आ गया ये लीजिए, डेबिट कार्ड आ गया ये लीजिए, इनके रोल बदल गए। फिर एक ऐसा समय भी आया जब इंटरनेट बैंकिंग आ गई, और जैसे ही इंटरनेट बैंकिंग आई यार, हाँ, तब इनकी नीचे गई, इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं यार, जैसे कि हर कंपनी के अंदर एक डेटा एनालिस्ट चाहिए होता है जो कि क्रंच करता है कि पूरे साल में हमारा क्या डेटा रहा है, राइट, कितने फाइनेंसेस रहे हैं, कैसे क्या कौन से सीजन में हम ऊपर गए नीचे गए, क्वार्टरली क्या निकला। ये सेम चीज को आप ऑटोमेट भी कर सकते हो, बट ऑटोमेट करने के बाद भी फाइनली क्या होगा यार, आपका जॉब रोल बदल गया। पहले आप वो चीज एक्सेल शीट खुद बनाते थे, अब क्या हो रहा होगा, आप वही जो रिजल्ट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो। चीज समझ रहे हैं? आप एक हॉस्पिटल के अंदर कितनी अच्छी मशीन लगा दो जो कि आपकी पूरी बॉडी एनालिसिस कर लेती है, सब बता देगी आपके अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, बट एट द एंड आपको एक डॉक्टर चाहिए जो कि उस रिपोर्ट को पढ़ के आपको समझा सके। समझ रहे हो? ऑटोमेशन से जॉब रोल बदलेगा, हाई स्किल चाहिए होंगी हमें फील आ रही है भैया, थोड़ा और समझाने की कोशिश करो। मैंने कहा अगर मैं ग्लोबली देखूं तो होगा क्या, आने वाले समय में सबके पास पैसा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि सारे नेशन ग्लोबली हर बंदा रिच हो रहा है, पैसे कमा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, पूरी जो वर्ल्ड है वो एज हो रही है, सब लोग बूढ़े हो रहे हैं सिवाय हमारे, हम यंग हो रहे हैं आने वाले समय में, बाकी मेजॉरिटी नेशंस बूढ़े हो रहे हैं। आपके पास ज्यादा कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके पास ज्यादा सरप्लस है, आप बूढ़े हो रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा यार, आप पर्सनल हेल्थ केयर वाले सेक्टर में ज्यादा लोग चाहिए होंगे। पर्सनल हेल्थ केयर कि यार मेरे को इंडिविजुअल हेल्थ केयर चाहिए, मेरा ध्यान रख सके। या फिर जो पहले आपका लेबर होता था, लेबर यार काफी जगह पे क्या होता था, अनपेड होता था कि यार हमने काम तो कर दिया, जैसे जो झाड़ू पोछा बर्तन ये सब चीजें होती हैं, हमने काम कर दिया, हमें पैसा नहीं मिला। अब लोगों के पास पैसा और वो बूढ़े भी हो रहे हैं, इस चीज में इंक्रीज आएगा। ऐसे ही करके जितने भी सारे सेक्टर हैं उन सब की मैंने समरी निकाली है। अब ये आ गया है कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। अगर हम नंबर ऑफ क्रिएटिव्स की बात करें, यहां पे ये जो आपको ग्राफ प्रोजेक्शन दिख रहे हैं यार 2030 तक के हैं। भैया 2030 तक का प्रोजेक्ट कैसे किया? अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च हर साल यार लगभग 1% जॉब नई क्रिएट होती है। न्यू मतलब जो लास्ट ईयर तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जब हम 10 साल की बात करते हैं, 2030 की मैं बात करता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं 8 से 10% नई जॉब आ चुकी होंगी? ऐसी जॉब जो कि आज हमें नहीं दिखाई दे रही। जैसे आज से 15 साल पहले ऐप डेवलपर कोई जॉब ही नहीं होती थी, पर आज के दिन हर जगह हर कंपनी को एक ऐप डेवलपर चाहिए, तो एक नई जॉब क्रिएट हो गई। तो मैंने कहा 2030 तक अगर हम प्रेडिक्ट करें तो जो क्रिएटिव्स होते हैं कि आर्टिस्ट हो गए, डिजाइनर हो गए, एंटरटेनर्स हो गए, मीडिया वर्कर में,
इंडिया में एक जंप आएगा 58% का और चाइना में भी आएगा 85% का। मैंने कहा अगर हम टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की बात करें तो इंडिया में एक जंप आएगा 129% का और चाइना में आएगा सिर्फ 50% का। अगर हम टीचर्स की बात करें, इंडिया में एक जंप आने वाला है 208% का और चाइना में आ रहा है 119% का। हमारे ग्राफ ऊपर क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं जनाब क्योंकि डेमोग्राफिक्स अब हमारे फेवर में होने वाले हैं, इंटरनेट हमारे फेवर में होने वाला है। साथ में उससे भी तगड़ी चीज कि आपको मैंने बताया था 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा पैसा यार सर्विस सेक्टर में होता है कि एक मनुष्य अपने घर में बैठे बैठे अपने दिमाग से पैसा कमा रहा है। हमारे इंडिया में सर्विस सेक्टर में बहुत लोग हैं। 60% हमारी जो जीडीपी है यार वो हमारा सर्विस सेक्टर निकालता है। 28% इंप्लॉयमेंट दे रखा है इसने लोगों को। और हमारा चाइना के कंपैरिजन में सर्विस सेक्टर स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि हमें इंग्लिश बोलनी आती है। सर्विस सेक्टर में आपको अपनी सर्विसेज ग्लोबली प्रोवाइड करनी होती हैं। यहां लोग आईटी फर्म्स में बैठे बैठे यूएस के क्लाइंट्स देख रहे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। चाइनीज की इंग्लिश लैंग्वेज उन्हें नहीं आती, इंग्लिश हमें आती है। हमें यहां पे एक एडवांटेज मिलता है, राइट? तो मैंने कहा ओके, और क्या चीजें हैं? मैंने कहा अगर हम मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो इंडिया में एक राइज आएगा 75% का। मैनेजर्स क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने कहा कि यार जैसे ही लोगों का काम धंधा बढ़ता है, वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पैसा बढ़ता है, तो उन्हें अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं। तो ये भी बढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट, बिल्डर्स। इंडिया के अंदर यार 117%, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो कि अभी बहुत ग्रो करनी है। फर्म्स के लिए हो गई, चाहे रोड हो गई, कितनी भी चीजें हो गई, तो यहां पे एक इंक्रीज है। नेक्स्ट है केयर प्रोवाइडर्स। जैसे हमने बात करी थी हेल्थ केयर सेक्टर की, 242% राइज आने वाला है। नेक्स्ट है यार प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में आपके सारे आ गए, अकाउंट मैनेजर्स वगैरह हो गए। जैसे यार चाहे कितना ही ऑटोमेशन आए, लॉयर्स की डिमांड हमेशा रहेगी, केस वही लड़ेंगे आपका। एक साइकेट्रिस्ट है वो हमेशा वही रहेगा। एक कंपनी का सीईओ हमेशा चाहिए ही चाहिए। ऑटोमेशन से ये जॉब्स कभी नहीं जाएंगी, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफिस सपोर्ट। ऑफिस सपोर्ट में यार आप देख सकते हो, कोई भी आपका ग्राफ हो, हम टॉप में आ रहे हैं, राइट? सिमिलरली प्रेडिक्टेबल फिजिकल वर्क हो गया, कस्टमर इंटरेक्शन हो गए, फूड सर्विस सेक्टर हो गया, 46% इंक्रीज हमारा आ रहा होगा। तो ये सारे यार मैंने डोमेन आपको इसलिए बताए हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो अभी क्या हो रहा है यार हमारे देश के अंदर। हम एक ऐसे $2000 हमारी इकोनॉमी थी, ज्यादा अमीर नहीं है, एक एवरेज आदमी की हम बात करें तो इसका एक सपना होता है कि यार मेरे को बस एक अच्छी सी एक सैलरी मिल जाए, मैं खुश हूं बस। तो हम क्या हो रहे होते हैं, एक सरकारी जॉब के पीछे पागलों की तरह भाग रहे होते हैं कि चाहे उसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना ही कम चला जाए, कि यार एक बार है ना, सबका क्या होता है, एक बार जॉब मिल गई तो यार फिर लाइफ लॉन्ग के लिए ना सेट हो जाऊंगा। हम कभी भी यार यूं नहीं सोचते कि जॉब तो मिल गई, अब इस जॉब का है ना मैक्सिमम निकाल के आऊंगा, अब फोड़ूंगा। हमने फाइनल गोल जॉब को बना रखा है, जॉब में कैसा हम कर रहे हैं वो उसकी को नहीं बना रखा। ये चीज धीरे धीरे हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और तभी जब एक बच्चा कॉलेज के अंदर आता है, बेटा यार एक्सप्लोर जरूर करना है, सिर्फ यूं नहीं कि कॉलेज की पढ़ाई कर ली ना, वो तो सब कर लेते हैं एक बार कॉलेज के अंदर आके। कुछ खुद का, कुछ इनोवेटिव, कुछ ऐसा जो शायद पहले नहीं था। और जब आप एक नया सेक्टर पकड़ोगे ना, ये 1% जॉब जो नहीं क्रिएट हो रही हैं, अगर आपने इसको टैप कर दिया, आप पहले बंदे होगे जो इस सेक्टर के अंदर आएगा और आपको वो एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। किसी भी इंडस्ट्री में 2 लोग होते हैं जो कि सबसे टॉप पे होते हैं, या तो वो सबसे पहले आए हों या वो सबसे बेस्ट हो। सबसे बेस्ट होना मुश्किल होता है, सबसे पहले आना आसान होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो मार्केट के ऊपर नजर हमेशा रहनी चाहिए कि यार किस चीज की डिमांड बढ़ सकती है आने वाले समय में, और ये 1% जो है ना यार वही फोड़ते हैं। यार एक छोटी सी चीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे मैं यार ज्यादा एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं इस चीज के ऊपर, पर अभी के लिए यार ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी समय ऑलरेडी हो चुका है। हम सबको पता होनी चाहिए पहले तो इंडियन कंपनीज कौन सी हैं, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, राइट? जैसे अपोलो टायर्स, ये एक इंडियन कंपनी है, हमें पता होना चाहिए, राइट? तो ऐसी सारी कंपनी है A to Z, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके जरूर देखिए। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और बात करें यार, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि फैक्ट्स होने चाहिए हर चीज के लिए, और फैक्ट्स सब दिखाने का भी समय नहीं है। जैसे ये कैमरा है, ये कैमरा मान लो यार हमारे इंडिया में बनता नहीं है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब बाहर से अगर मैंने इंपोर्ट किया तो मैंने क्या किया, अब इस कैमरा की वजह से मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूं। हो सकता है मेरा एग्जांपल छोड़ो, काफी ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके नीचे 7-8 क्रिएटर और काम करते हैं, उनके एडिटर्स हो गए, ठीक है, उनके नीचे और बंदे हो गए, मैनेजर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट? तो उन सबको जॉब मिल रहा है सिर्फ एक कैमरा की वजह से।
तो क्या मैं बोल सकता हूं पूरे नेशन की एज मैं इकोनॉमी देखूं तो उसमें हमने कंट्रीब्यूशन ही करा है एट द एंड की अगर 5 लोगों की फैमिली में कुछ खाना जा रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है तो। पर वहीं पे अगर एक मैं सेकंड एग्जांपल लूं कि एक एयर कंडीशनर है, एक हमारी कंपनी का जो हमारे देश में बनी और एक कोई बाहर की कंपनी का, उनमें सेम लगभग फीचर्स हैं और अगर थोड़ा सा प्राइस रेंज का डिफरेंस है तो डेफिनेटली हमें अपना लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ कंज्यूमर का हम बेनिफिट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम साथ में प्रोड्यूसर का भी देख रहे हैं कि यार पैसा एट द एंड हमारे देश के अंदर ही रहा, हमारा पैसा बाहर नहीं गया। तो ये एक छोटी सी लाइन है और मेरे को लगता है यहां पे हमें सबसे पहले तो अपनी कंट्री की कौन सी कंपनियां हैं वो पता होनी चाहिए, राइट। तो इस लिस्ट से आप डेफिनेटली यार गो थ्रू हूं, क्योंकि हर एक को एक मोबाइल फोन खरीदना है, हर एक को एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, सबको एसी खरीदना है, सबको रेफ्रिजरेटर खरीदना है। तो हम थोड़ा थोड़ा भी यार इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं तो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं यार। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे। आई गेस अब हम ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, ठीक है। और हमें पता है यार कि हमें अगर अपने देश को आगे लेके जाना है तो हम यार भेड़ चाल में नहीं चल सकते कि यार ये मेन स्ट्रीम जॉब्स है, इन्हीं के पीछे भागना है, भागो, पर इनोवेशन भी करना है। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें अपने सभी टीचर्स, प्रोफेसर्स और दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, जिन्हें आपके साथ ठीक लगे। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।